अभी बेटा अभी आंसर राइटिंग अभी पहले कुछ पढ़ेंगे तो हम लोग, उसके बाद मौलिक क्या होता है, मूलभूत क्या होता है। हाँ सीधे अधिकार, मतलब मूलभूत निकला तो अधिकार सीधे। अरे कुछ और बोलो, मौलिक क्या होता है। जैसे जीने के लिए क्या मौलिक है, खाना पीना ऑक्सीजन, है ना, ये सब मौलिक चीजें है ना। तो इन्हें मौलिक क्यों बोल रहे हैं, क्या रीजन है। और हाँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जरूरत, है ना। मौलिक यानी कि जिसके बिना काम ना चले, जो जरूरी है, जिसकी जरूरत है। क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो संविधान मौलिक दस्तावेज क्यों है, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता। अरे बोलो कुछ, क्यों, इसके पहले मगध साम्राज्य काम नहीं चल रहा था, या गुप्ता साम्राज्य का, या महेशमती साम्राज्य का, या अकबर के राजा का, अकबर के राज का। इन लोग का राजा नहीं था, इन लोग के राज्य का चल रहा था ना। आगे नहीं बैठ रहे, वो सब अलग बातें। जो मेन चीज पूछा वो बताओ, मौलिक यानी कि किसी राज्य में संविधान जो आपने पढ़ा उसके अनुसार एक मौलिक दस्तावेज है जो किसी राज्य की जरूरत होती है, किसी राज्य के नागरिकों की बेसिक जरूरत, इसीलिए से मौलिक बोल रहे हैं, इसीलिए से मूलभूत दस्तावेज बोल रहे हैं। मूलभूत यानी कि जरूरत है। लेकिन क्या इसके पहले राजा रजवाड़े क्या अपना राज्य चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे, चला रहे थे, तो उसमें संविधान नहीं था, था कि नहीं था। हाँ नहीं कुछ बोलो, हाँ 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 संविधान एक दस्तावेज बनाएगा तो संविधान कह सकते हैं पूरा संविधान। हाँ वेरी गुड। हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं था। हाँ वो अपने राज्य चलाने के लिए आर्थिक नीति या कोई नीति को बनाने के लिए राज्य करता था। ऐसा नहीं कि संविधान था नहीं, पहली बात ये दिमाग में डालिए, ठीक है। कि 26 नवंबर 1949 को हमारा पहला संविधान लिखा गया, ऐसा ऐसा, ये सब एकदम बेकार बातें हैं। संविधान होता क्या है, नियमों का संकलन। नियमों का संकलन, क्या आप स्कूल आते हो या कॉलेज आते हो तो क्या कोई डायरी या कुछ मिलता है, कोई कार्ड जिसमें पीछे नियम लिखे रहते हैं कुछ, या स्कूल ज्वाइन किए हो कहीं जब बचपन में तो डायरी में दी, या एडमिट कार्ड लेकर जाते हो पेपर देने एग्जाम देने तो सर एडमिट कार्ड पे कुछ नियम लिखे रहते हैं। अरे बोलो, अगर वो एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो क्या एग्जाम देने को मिलेगा। तो मूलभूत नियमों का वो भी संकलन है। मेरी बात सुन नहीं, तो ऐसा नहीं है कि नियमों का संकलन नहीं था। समझा, पहली बात, नियमों की जरूरत पहले भी थी, अकबर के टाइम पे भी, गुप्ता साम्राज्य में भी, मौर्य साम्राज्य में भी, सब जगह, ठीक है। तो फिर इस वाले संविधान की अहमियत क्या है, इस वाले संविधान की इंपॉर्टेंस क्या है। भाई रूल तो, रूल यानी कि नियम कुछ अकबर ने भी चलाए होंगे। बिना नियम के एक छोटा सा स्कूल, एक छोटा सा कॉलेज, एक छोटा सा कोचिंग नहीं चलता है। बिना नियम के एक छोटा सा इंस्टीट्यूट, एक छोटा सा मंदिर या एक छोटा सा कोई भी धार्मिक स्थल नहीं चलता है, वहां पे अपने नियम है। मेरी बात सुन नहीं, तो क्या बिना नियम के इतना बड़ा राज्य या छोटा ही राज्य, मगध साम्राज्य की बात करें, क्या चल रहा होगा। यानी कुछ मूलभूत नियम तो इस तरह की, क्या मेरी बात सुन नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो फिर ये वाला क्यों जरूरी है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वेरी गुड, चलो एक बात हो गई। लोकतंत्र क्या होता है, पहले देख लें पर कितना आता है, कहां से शुरू करना है। लोकतंत्र क्या होता है, नहीं अब्राहम लिंकन वाली परिभाषा नहीं बतानी है, अपने ओर से ट्राई करना है, रटी रटाई नहीं बताओ। अच्छा, मतलब अकबर ने काम नहीं किया होगा ना जनता के लिए, अशोक ने नहीं किया होगा, तो फिर देखो जनता के लिए वाली बात पूरी सही नहीं है। कोई भी सरकार, कोई भी राजा तो नहीं चला पाएगा, जनता के लिए कुछ काम कर रहा होगा, चाहे वो लोकतांत्रिक हो चाहे अलोकतांत्रिक हो। क्या मेरी बात सुन रहे हैं। तो लोकतंत्र में एक और अहमियत किस चीज की है, जनता के द्वारा, है ना, जनता के लिए है, लेकिन जनता के द्वारा भी आनी चाहिए। क्या मेरी बात सुन रहे हैं। तो यह संविधान इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक सरकार का संविधान है, यह एक लोकतांत्रिक ढांचा देता है, समझा। साथ ही साथ संविधान अपने आप में ही लोकतांत्रिक, कैसे लोकतांत्रिक संविधान है। संविधान वैसे तो मूलभूत नियमों का दस्तावेज है, क्या मेरी बात समझ आ रही है, लेकिन यही नियम तो अकबर के टाइम पर
अशोक के टाइम पर भी थे कुछ इसी तरह के नियम। अशोक वाला पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, धम्म की पॉलिसी है ना, बौद्ध धर्म की पॉलिसी चलाता था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो कुछ नियम कानून तो उस समय भी थे, फिर ये वाले क्यों जरूरी है? इन वालों की इंपॉर्टेंस क्या है? वेरी गुड, न्यायालय माने उस समय भी न्यायालय होते थे, ऐसा नहीं कि न्यायालय ही नहीं है, उस समय भी कोई न्याय की बॉडी है। न्यायालय से आज वाला न्यायालय नहीं होता ना, लेकिन उस समय भी कुछ न्यायिक प्रक्रिया होती थी। ठीक है, और बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लोकतांत्रिक, है ना। अकबर ने संविधान लिखा या अशोक ने संविधान लिखा, वो लोकतांत्रिक नहीं था, क्योंकि लोगों के लिए भले ही लिखा गया हो, लेकिन लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था। मेरी बात समझ आई? एक ऐसी चीज जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें लोग खुद अपने नियम अपने कानून लिख सकते हैं, वो लोगों द्वारा मान्य होने की भी उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरी बात समझ आई? अरे भाई आपने कहा कि सर मुझे खाना खाने का मन है, मैं गया शादी में, एक थाली भर के ले आया, समझा, उसमें कुछ ऐसी सब्जी है पल्लवी जी जो आपको पसंद नहीं है, समझा, बैगन ले आया, करेला ले आया, इस तरह की चीजें नहीं, आपसे खाया जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, समझा आ रहा है? लेकिन वही मैंने एक थाली ऐसे रख दी, बफे सिस्टम में चलता है आज का बफे सिस्टम, है ना, उसमें खाना किसे भर रहा है? जो पसंद है। मेरी बात सुन भाई, तो संविधान इंपॉर्टेंट क्यों है हमारा वाला, अभी वाला? क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें नियमों का चुनाव, जिसमें सब्जियों का चुनाव, पूरी पापड़ का सलाद का चुनाव किसने किया है? हमने खुद किया। और जब हमने खुद किया है तो यह अपेक्षा भी की जा सकती है कि हम ये थाली खत्म करेंगे, देखेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो एक ऐसा संविधान जो लोगों द्वारा लिखा जाता है, केवल लोगों के लिए नहीं, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें, जिसमें लोग इन्वॉल्व हो, जिसमें लोग लिखे नियमों को और जरूरत पड़ने पर उन नियमों को चेंज भी करें, है ना, वो जनता द्वारा ज्यादा मान्य होने की, वो सर्वमान्य होने की पॉसिबिलिटी, उसके चांसेस ज्यादा हो। मेरी बात सुन नहीं? एक ऐसा संविधान जो किसी भी देश में लिखा, बहुत सारे देशों में संविधान लिखा हुआ है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रियाओं का लोग फॉलो ही नहीं करते हैं, उसका पालन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने जो लिखा नहीं है वो लोग फॉलो भी नहीं करते। आपकी उम्र के बच्चों को क्या बुलाते हैं? अपना टाइम टेबल, अपना पढ़ने का टाइम टेबल खुद बनाओ, या कोई बना के देता है? टीचर, कोई टीचर कोई इंस्टीट्यूट बना के देता है अपना टाइम टेबल? क्यों नहीं बना के देता? क्योंकि वो बोलेगा इतने बजे उठो, तुम बोलोगे अरे तुम सोते हैं 4 बजे मोबाइल चलाकर। मेरी बात सुन नहीं? वो बोलेगा नहीं 11 बजे मोबाइल लगते, फिर बोलोगे कि नहीं 11 बजे तो आप मैसेजिंग करने का टाइम होता है, समझा? तो आपसे क्या बोला जाता है कि आप अपने नियम खुद बनाओ, आप अपना टाइम टेबल खुद बनाओ। क्यों बोला जाता है बात? क्या रीजन है? क्योंकि वो नियम जो आप अपने लिए लिखोगे, कम से कम आपसे अपेक्षा की जा सकती है कि आप उसे फॉलो करोगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसीलिए इस नियमों के संकलन को, इस संविधान की अहमियत, क्या मेरी बात क्लियर है? और ये संविधान अपने प्रस्तावना में बताता भी है किसे लिखा, किसने है? हमने। किसने? हमने। कौन है? भारत के लोग या भारत के नागरिक? भारत के लोग या भारत के नागरिक? उसमें लिखा तो है भारत के लोग। भारत के लोग की परिभाषित करोगे, भारत के लोग कौन है? जो भारत में रह रहे हैं, जो भारत में कभी भी आ गए, जो भारत में प्रवास ले लिए, वो भी भारत के लोग हैं। क्या फिर भारत के नागरिक भारत के लोग हैं? तो भारत के लोग क्यों लिखा है? ऐसा क्यों लिखा कि हम भारत के नागरिक? क्योंकि प्रस्तावना तो हो गया है, हम भारत के लोग क्यों लिखा हुआ? प्रस्तावना देखा है, प्रियम्बल देखा? हम भारत के लोग क्यों लिखा है उसको? हाँ, तेज बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इसमें पानी चला गया, समझा? तेज बोलो, तेज। हाँ? अरे आगे बैठो तो हटाओ इसे, अब साइड। हाँ, मैंने कहा इधर, यहाँ बैठे, यहाँ आगे आगे आ जाओ, बताओ जी से। आगे बैठो बेटा, आगे बैठो, आगे बैठो, पीछे बैठने की हैबिट मत डालो। पढ़ने आए हो ना, भागने थोड़ा आए हो। ऐसे वैसे पीछे, जैसे लंबी क्लास की और आगे पीछे बैठते है ना। बताओ, बताओ, कोई बात नहीं, लेट हो गया, वेरी गुड। क्योंकि उस समय भारत की नागरिकता के प्रावधान अमल में नहीं आए थे, समझ में आ रहे हैं? इसीलिए जब प्रस्तावना लिखी गई तो अपने आप को इन प्रस्तावना लिखने वालों ने, इस संविधान लिखने वालों ने क्या बोल के इंट्रोड्यूस किया? हम भारत के लोग।
क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ना? तो अब इसमें एक चीज आती है, जैसे भी मैंने बताया, नागरिक और निवासी, इसके बारे में बात करनी जरूरी है। क्या इसके पहले, क्या भारत राज्य के बनने के पहले क्या राज्य नहीं होते थे? होते थे। साम्राज्य, राज्य पहले भी होते थे। मगध राज साम्राज्य गुप्ता का, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये जो नए भारतीय राज्य है, या भारत का जो राज्य है, या भारतीय गण राज्य से बोलते हो, ठीक है, इसमें, अच्छा क्या इसमें, जैसे भी हमने बात की इसकी मगध साम्राज्य की, इसमें रहने वालों को क्या बोलेंगे? निवासी बोलेंगे या नागरिक बोलेंगे? निवासी। क्यों? निवासी और नागरिक में जानते हो? तो निवासी भारत के या नागरिक भारत के? नागरिक हो कि दोनों भारत के? ठीक है। और उससे तो कोई मतलब नहीं है। और दस्तावेज की बात ही नहीं है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये दस्तावेज होते थे कुछ, ठीक है। और बताओ क्या अंतर होता है? आप भारत के निवासी हो, भारत के नागरिक हो? नागरिक हो। मगध का आदमी मगध का निवासी था, मगध का नागरिक था? निवासी था। क्यों है? उससे मतलब ही नहीं है। और ग्रामीण और अर्बन से मतलब नहीं है। ग्रामीण और उससे मतलब नहीं है। और बताओ क्यों, क्या अंतर होता है निवासी नागरिक में? तुम यही रहते हो ना? कहाँ रहते हो? हाँ, जहां जन्म लेते रहे निवासी हो गए वहां के। हमने जन्म पाकिस्तान में लिया, हम यहाँ के रहने वाले हैं बाई चांस, या हमारी मम्मी पापा नेपाल घूमने गए थे, हमने जन्म वहां ले लिया, तो निवासी वहां के हो जाएंगे। हाँ, इतनी ज्यादा डीप में नहीं जाना है। हाँ बताओ, हल्का फुल्का बताओ। हाँ बताओ, बताओ चलो जी। और कुछ बताना चाहते हो? क्या अंतर होता है निवासी नागरिक में? कि दोनों एक ही चीज होती है? अलग होता है? हाँ, जो आज के बसे हुए नागरिक होंगे, जो पहले बसे हुए हैं, दादाजी को बोलोगे दादाजी आप निवासी, आप नागरिक नहीं, हम नागरिक हैं, दादाजी सर्टिफिकेट मांगोगे? क्या अंतर होता है? सबसे इंपॉर्टेंट अंतर ये है, जो कि असल में आया फ्रांसीसी क्रांति के बाद। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने खुद को घोषित किया कि वो है लॉर्ड सिटोरियन, जिसका मतलब होता है हिंदी में सिटीजन। हिंदी में सिटीजन है कि नागरिक। कोई दिक्कत नहीं है ना? उन्होंने खुद को घोषित किया लॉर्ड सिटोरियन। क्यों? क्योंकि उसके पहले फ्रांस में राजा का शासन होता था, और सारे के सारे नियम कानून 3 स्टेट्स या मुख्यतः राजा द्वारा बनाए जाते। क्या मेरी बात क्लियर है? फ्रांस की क्रांति के बाद पहली बार ऐसा संविधान लिखा गया जिसे लोगों ने खुद से लिखा, अपने लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि ऐसा ही एक संविधान पहले अमेरिका में लिखा जा चुका। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? तो फ्रांस की क्रांति के बाद हम क्या कहते हैं, दूसरा संविधान ऐसा लिखा गया। अगर अमेरिकी क्रांति को भी कंसीडर कर ले तो दूसरा ऐसा संविधान लिखा गया जिसे वहां के लोगों ने, जिसे वहां के बाशिंदों ने, जिसे वहां के लोगों ने खुद से लिखा। क्या मेरी बात क्लियर है? और जब संविधान लिख लिया ना, तो अपनी कॉलर को ऊपर करके चल रहे हैं कि अब हम निवासी नहीं रहते, अब हम नागरिक हो। क्यों? पहले निवासी थे, अब नागरिक हो गए। क्यों? क्योंकि अब इसी लिखे हुए संविधान से क्या चलेगी? देश की सरकार जो करते जा रहा। ये वाला सब बोर्ड का अलग होता है।
नागरिक उन्हें बोलते हैं जो अपने देश की राजनीति को प्रभावित करते। मेरी बात समझ? जो अपने देश के लिए कानून और नियम लिखे हुए नियमों में अगर बदलाव ला सकते हैं तो बदलाव लाए, समझ आ रहा है? या अगर उनका संकलन बना के संविधान के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं तो वो भी कर। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी एक नागरिक की हैसियत एक निवासी की हैसियत से ज्यादा होती है। जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, यह दिखाता है कि आप पॉलिटिकली एक्टिव है, ये दिखाता है कि आप पॉलिटिकली मैच्योर है, ये दिखाता है कि आप राजनीतिक रूप से देश की चीजों में, समझ रहे हो ना, संविधान की चीजों में, कानून की चीजों में, लॉज में ओपिनियन रखते हैं, भागीदारी रखते हैं, अपनी राय देते हैं कि कैसे कानून बने, कैसे समझ लो ना, कैसे संविधान लिखा जाए या कैसे रूल्स बनाए जाए, रेगुलेशन बनाए। जब आप अपने आप को केवल निवासी समझते हो तो इसका मतलब आप देश की पॉलिटिक्स में किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हो, देश की लॉ मेकिंग में, समझ रहे हो ना, देश की लॉ मेकिंग समझे, उसमें किसी तरह का पार्टिसिपेशन आपका नहीं। क्या मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो एक देश में जब नागरिक अपने लिए संविधान लिख रहे हैं या अपने लिए नियमों का संकलन बना रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं, इन चुने हुए नियमों के संकलन के द्वारा देश की सारी व्यवस्थाएं, देश की सारी वो बॉडी, चाहे वो, बार बार ऐसा करना पड़ेगा क्या? पहले तो ऐसा नहीं था। देश की सारी बॉडी, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, देश में जितनी भी बॉडीज है ना, और कोई नहीं सरकार के ऑर्गन की बात नहीं करे, कोई सरकार के अंगों की बात नहीं कर रहे, देश में जितनी भी बॉडीज है वो सबके सब, वो सारी चीजें किसके अनुसार चलेंगी? संविधान के अनुसार। जब निवासियों की हैसियत इतनी बढ़ गई कि वो डिसाइड करने लगे कि नियम और कानून क्या होंगे, संविधान क्या होगा, संविधान में क्या बदलाव लाए जाएंगे, तब उन्हें स्टेटस मिला, तब उन्हें टैग मिला किसका? नागरिक का। तब वो नागरिक बन सकते। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और ऐसा नहीं कि नियमों का संकलन या कुछ नियम, कुछ संविधान जैसी चीजें पहले लिखी नहीं आती थी, पहले भी लिखी आती थी। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसा नहीं, किसी बोला मूलभूत अधिकार, बहुत अच्छा बोला, लेकिन ऐसा नहीं कि मूलभूत अधिकार पहले नहीं लिखे गए, कुछ ना कुछ अधिकार पहले से ही लोगों के पास थे। इंडिया में नहीं थे लेकिन बाकी जगह पर थे। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपने नाम सुना हो, सन 1215 में मैग्ना कार्टा का, है ना, जिसे बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी भी संविधान को लिखे जाने का पहला स्टेप प्री कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कब लिखा गया? सन 1215, 800 साल पहले, जब पूरी दुनिया में कहीं संविधान नहीं था, जब पूरी दुनिया में कहीं पर भी निवासियों के लिए कोई भी अधिकारों के संरक्षण की बात नहीं होती थी, जब पूरे दुनिया में निवासियों की इतनी हैसियत नहीं होती थी कि वे राजाओं को अपने ऊपर किए गए अत्याचारों से रोक सके, राजाओं की शक्तियों पर क्वेश्चन मार्क लगा सके, अपने पावर, अपने राइट की बात कर सके। समझा कि राजा हो तो क्या हुआ, नियम अगर हमने कुछ क्रॉस किया है तो ही हमें सजा दोगे, किसी भी बात पर सजा नहीं दे दोगे, और वो सजा भी ऐसी होगी जो लिखी होगी। ऐसा नहीं किसी को उसी सजा के लिए हाथ काट दिया, किसी का गला काट दिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात सुनाई? तो ऐसा नहीं कि इसकी शुरुआत मतलब अभी हुई, ये पहले से ही लिखे जा रहे थे। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन संविधान क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें जो कुछ भी लिखा गया वो सारी चीजें लोगों ने खुद लिखी। क्या मेरी बात समझ आई? एक संविधान, एक वैध संविधान या एक एक्सेप्टेड संविधान, उसी संविधान को माना जाता है जो किसी गवर्नमेंट, किसी राजा, किसी एक आदमी, समझ आ रहा है, या किसी एक काउंसिल या किसी एक समूह द्वारा नहीं, बल्कि राज्य के नागरिकों द्वारा लिखा गया। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं है ना?
और इसीलिए अपने वाले संविधान की इतनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें पहले से ही डिक्लेयर्ड है, प्रस्तावना में ही डिक्लेयर्ड है, इसे लिख कौन रहा है, हम भारत के लिए। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब संविधान के बेसिक के बारे में एक दिन जब पहली क्लास ली तब हमने बात की थी, आज थोड़ी और बातें करेंगे। अरे भाई ये तो बड़ा दिक्कत है, थोड़ी सी और बातें करेंगे। होता क्या है संविधान, जल्दी से बताओ। किसी ने बोला एक मौलिक दस्तावेज, नियमों का संकलन, सारी डिफिनेशन एक ही बार में दे रहे हैं, ठीक है। मौलिक, जैविक, जिसमें राज्य के सभी प्रमुख नियमों का संकलन। ठीक है, मौलिक क्या होता है मैंने समझा दिया आपको, जिसके बिना काम ना चल रहा हो, है ना। ऐसा माना गया कि ये दस्तावेज नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। क्या इसके पहले लोगों का काम नहीं चल रहा था? चल रहा था। फिर ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि उस समय तक रिकॉग्नाइज किया गया, उस समय तक ये माना गया कि लोगों को जीवन ठीक रूप से जीने के लिए कुछ न्यूनतम अधिकारों की जरूरत है ना। लोगों का जीवन ठीक से चलता रहे, इसके लिए सरकारी न्यूनतम कुछ ऐसे अंगों की जरूरत है जो कार्य करते रहे, जिनका कार्य डिसाइडेड हो, जिनका कार्य पहले से ही उल्लिखित हो। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उस वजह से संविधान लिखा गया, वो जो बेसिक जरूरतें थी उन्हें पूरा करने के लिए संविधान लिखा गया, है ना। इसीलिए से मौलिक बोलते हैं। एक और चीज से बोलते हैं जैविक। जैविक यानी कि जीवित। जीवित यानी क्यों इसे बोला जाता है? साफ है ना ये? हाँ, तो फिर वेरी गुड, परिवर्तनशील है। और परिवर्तन की खराब हो रहा है, अच्छा हो रहा है? मुझे खराब हो रहा है। ये अच्छे वाले परिवर्तन क्या बोलते हैं सलोनी जी? क्रमिक विकास। क्या बोलते हैं? क्रमिक विकास। समझा? ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी ही विकास कर रही है, इवॉल्व कर रही है। समाज भी इवॉल्व कर रहा है, समाज भी क्रमिक विकास में है। भाषा भी इवॉल्व कर रही है, भाषा भी क्रमिक विकास की श्रेणी में। उसी तरह से जैविक चीजें में देखा गया है, जो भी चीजें होती है उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आते हैं। भाई आज के 200 साल पहले लोगों को मोबाइल से पढ़ने की हैबिट नहीं थी, सुना, अब मोबाइल से ही पढ़ने की हैबिट लग गई है। लोग पढ़ते भी नहीं थे, मेरी बात समझ। अब लोगों को पढ़ने की हैबिट लग रही है, समझ आ रहा है। लोग अपनी स्किल्स पर काम नहीं करते, अपने कौशल पर बहुत काम नहीं करते थे, लोग अपने कौशल पर आजकल काम करते हैं। तरह तरह की चीजों को सीखने में व्यस्त है। हिंदी भी सीखनी है, इंग्लिश भी सीखनी है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, तमाम चीजें सीखने के लिए बना रखी है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे लोगों को ही तो जीवित लोग बोला जा रहा है, जो लगातार इवॉल्व कर रहे हैं, जो लगातार कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक इसी तरह से एक जीवित या एक जैविक संविधान या नियमों का संकलन किसे बोलेंगे? जो लगातार सीख रहा हो। मेरी बात समझ आई? पुरानी गलतियों को, पुरानी खामियों को लगातार दूर करने के लिए प्रयासरत हो और नई चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश कर, नई चीजों से सीखे। क्या मेरी बात क्लियर है? आज के 70 साल पहले, आज के 70-80 साल पहले जब संविधान लिखा जा रहा था, तो क्या अंबेडकर जी को, नेहरू जी को पता था, आइडिया था कि आप लोग व्हाट्सएप पे कितना कहर मचाए हुए हैं? फोन लेकर आदमी को परेशान कर रहे हो? अरे बताओ, नहीं पता था ना? डिजिटल इंडिया, साइबर इंडिया है, कुछ पता था? कुछ आइडिया था? ऑफ कोर्स नहीं आइडिया था। तो उस समय का संविधान उस समय की, उस सोसाइटी की जरूरत के अनुसार लिखा गया, उस समाज की जरूरत के अनुसार लिखा गया। मेरी बात समझ? लेकिन ऑफ कोर्स समाज भी इवॉल्व हो रहा है, समाज भी परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील समाज में हर रोज कुछ नई नई कमियां आएंगी, कुछ नई नई खामियां आएंगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो एक पुराना लिखा हुआ संविधान आज की जरूरतों के अनुसार, आज की समाज की परेशानियों को
हो सकता है दूर करने में फेल कर जाए। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और इसीलिए संविधान का कैसा होना जरूरी है? जैविक, जीवित। जैविक यानी कि जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, जिन पुरानी चीजों की जरूरत नहीं है उन्हें हटाओ, और जिन नई चीजों की जरूरत है उन्हें संविधान में जगह दो। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या संविधान जब लिखा गया था तो क्या उसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, क्या पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य बनाया गया था? नहीं। क्या बाद के संविधान में बनाया गया? हाँ। कौन से? अरे भाई, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से? इसका कोई तरीका खोजना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। हाँ, 73वां और उसके बाद 74वां संविधान संशोधन। समझ आ रहा है? बनाने के बाद ये देखा गया कि शायद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक अभी भी सरकार नहीं पहुंच पा रही है। क्या मेरी बात समझ में? उनकी जरूरतों को समझते हुए, भाई वो तो जाएंगे ना दिल्ली, उन्होंने वोट जिस आदमी को किया है, आपने जिस सांसद को वोट किया, वो तो अपना बेड़ा बिस्तर लेके कहां चला गया? दिल्ली चला गया। अब आपके नल में पानी नहीं आ रहा है, आपके पक्के पर जाम लगा हुआ है, समझा? आपके कंपनी बाग पे है ना, क्या बोलते हैं वो, क्या गिर गया था? पेड़ गिर गया था, पेड़ गिर गया है, तो आप बार बार दिल्ली जाओगे परेशानी लेकर? जाओ, उठो ट्रेन से जाओ, और फिर सांसद जी मिलेंगे नहीं, फिर मिनट का चले आना, समझा? और फिर दोबारा जाना कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, समझदार रहते रह जाओगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरह क्या लखनऊ भी, लेटर सपोज कोई बोलेगा कि सर लखनऊ भी जा सकते हैं, लेकिन क्या लखनऊ रोज रोज जाना आसान है? जहां विधानसभा है, जहां स्टेट गवर्नमेंट है, क्या वहां भी रोज रोज जाना आसान है? या छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए, नाली खराब हो गई, पानी नहीं आया, बत्ती गुल हो गई, पेड़ गिर गया, जानवर मर गया, कोई हटाने वाला नहीं आ रहा है, कूड़ा सड़ रहा है, जाम लग जा रहा है, पानी आ यहां तक है, अरे बोलो, क्या रोज जा जाकर वहां पर उनसे मिल पाओगे? विधायक जी से नहीं मिल पाओगे। क्या अपने सांसद जी से मिल पाओगे? नहीं मिल पाओगे। जब ये चीजें देखी गई, जब ये जरूरतें देखी गई, तो संविधान में बदलाव लाए गए, 73वां संविधान संशोधन लाया गया, समझा? और एक ऐसी गवर्नमेंट को भी बनाया गया जो आपके डोर स्टेप समझते हो ना, आपके दरवाजे पर भी पहुंच जाए। लोकल गवर्नमेंट। क्या मेरी बात समझ? ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी आपको चुनने का मौका दिया गया, पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के, जिला परिषद के, ब्लॉक पंचायत के, जिनके दरवाजे को अगर आप छोटी छोटी दिक्कतें हुई है तो उनके दरवाजे खुद हटा सको। क्या मेरी बात क्लियर है? पहले भी ये जरूरत लगी होगी, लेकिन ये जरूरत इतनी बड़ी नहीं लग रही थी कि उसको संविधान में कुछ जोड़ा जाए। लेकिन आगे आने वाले वर्षों में देखा गया कि संविधान में जो लिखित सरकार का ढांचा है, उससे जगह जगह पर, स्पेशली ग्रामीण स्तर पर, लोग सरकार से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे। क्या मेरी बात क्लियर है? और इसी वजह से एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ढांचा दिया गया है ना, पंचायत का ढांचा बनाया गया, ताकि आप अपने प्रधान, आप अपने जनप्रतिनिधि अपनी बात ले जाओ, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करा लो। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर एक ऐसा संविधान बना होता जो कि जैविक नहीं होता, जो कि परिवर्तनशील नहीं होता, जो कि अपनी खामियों को इंप्रूव नहीं कर सकता है, तो क्या पंचायती व्यवस्था आती? नहीं आती। क्या मेरी बात क्लियर है? भाई आज के टाइम पर साइबर क्राइम, साइबर क्राइम काफी बढ़ गए, पता ही होगा। वो डिजिटल अरेस्ट के लिए तो फोन वोन में भी आ रहा था, सुना ही होगा आप लोगों ने। मेरी बात सुन नहीं? लोग सोशल मीडिया और हैक करके पता नहीं उल्टी सीधी फोटोज वगैरह सब कुछ हो रहा है। आज के टाइम पे इस तरह की चीजें हो रही हैं, पहले के टाइम पे नहीं हो रही थी। तो पहले के टाइम पे जो संविधान लिखा हुआ था, क्या वो आज की जरूरतों को पूरा कर पाता? नहीं। इसीलिए संविधान में इतना स्पेस, इतना स्कोप, इतनी जगह छोड़ी गई। जगह छोड़ने का मतलब जगह सही पेड़ नहीं छोड़ दिए गए,
है ना, कि जगह छोड़ रहे हो अपने नोट्स बनाने, तुम्हारे से बनाते हो। इतनी जगह छोड़ी गई कि कुछ ऐसे नए नियम जो बदलते हुए समाज की परेशानियों के अनुसार हो, उन्हें कम करने के लिए भी बनाया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? फॉर एग्जाम्पल IT एक्ट है ना, हाँ ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट आया 2000 के लगभग में, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी तब देखा गया कि कुछ ऐसा एक्ट होना चाहिए जिससे जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उस पर कोई लगाम लगाई जा सके। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोला करो कुछ, मेरी बात सुन रहे? तो इतनी जगह छोड़नी बड़ी जरूरी थी। अगर ये जगह छोड़ी ना जाती तो यह संविधान इररिलेवेंट हो जाता है। इररिलेवेंट मतलब इसका अप्रासंगिक हो जाता है। अप्रासंगिक मतलब क्या होता है? इसकी विषय मतलब इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है लोगों के जीवन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इसकी इंपॉर्टेंस, इसका महत्व लोगों के जीवन में क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये लगातार अपने स्वरूप को लोगों की जरूरत के अनुसार बदल सकने में सक्षम। क्या मेरी बात क्लियर है? और इसीलिए से क्या बोला गया? जैविक संविधान। कोई दिक्कत नहीं है ना? ये डिफिनेशन लिख दी। इसके अलावा और संविधान क्या करता है? चलो एक बात तो हमने कर ली, नियमों का दस्तावेज है। और क्या करता है जल्दी से बताओ? और संविधान क्या करता है? सर्वोच्च शक्तिशाली कौन है भारत में? ये पता है? हाँ लोग हैं। अच्छा, अगर लोग ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। या ये बोल सकते हैं कि लोगों ने अपनी सर्वोच्चता, है ना, लोगों ने शक्ति के रूप में, सर्वोच्च शक्ति के रूप में संविधान को ही चिन्हित कर रखा है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो उस हिसाब से बता, क्योंकि ये लोगों द्वारा ही लिखित संविधान है। मेरी बात सुन रहे? क्योंकि ये लोगों द्वारा ही लिखित संविधान है। एक लोकतांत्रिक देश में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कौन होते हैं? लोग। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक लोकतांत्रिक देश में सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट इकाई कौन होता है? लोग खुद। और उन्हीं लोगों के द्वारा रचित संविधान है, उन्हीं के लोगों के द्वारा लिखित संविधान है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसके अलावा और संविधान की सर्वोच्चता का क्या कारण है? और बताओ। और मजा नहीं आ रहा, और बताओ। है सलोनी जी को बताना चाहोगे? हाँ, नाइट समीक्षा कहां से आ गई? इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है हमें। अभी इनिशियल क्लास है, पहली दूसरी क्लास में पढ़ा रहा हूं। नहीं वो सब नहीं। और जल्दी बताओ, खत्म नहीं करना। बड़ी बड़ी बातें नहीं। मैं वही चीज पूछा जो 8वीं 10वीं तक पढ़ी है तुमने, या 6वीं तक पढ़ी होगी। क्यों संविधान सर्वोच्च है? मौलिक अधिकार छोड़ो, सेपरेशन ऑफ पावर छोड़ो, और बताओ संविधान की सर्वोच्चता कैसे? हाँ, और न्यायालय और सत्य द्वारा माने, न्यायालय द्वारा क्यों ना माने के? और आखिर हम कैसे बोल सकते? आपको बस बता दिया कि संविधान सर्वोच्च याद कर लो, उसे कोई मतलब रहेगा? आप बताओ तो ना संविधान क्यों सर्वोच्च है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है? संविधान पीएम से, प्रेसिडेंट से, समझ आओ ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश से, डीएम से, गवर्नर से सबसे ऊपर है। क्या मेरी बात सुन नहीं? क्यों? वेरी गुड, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण पावरफुल निकाय, सारी इकाइयां जो हमें पावरफुल दिखती हैं, कोई बोलेगा सर प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है, कोई बोलेगा सर पीएम बहुत पावरफुल है, कोई बोलेगा सर आईपीएस को मैंने देखा था 2 गन लेके चल रहा था, वो बहुत पावरफुल है, सर ना। कोई बोलेगा सर पीएम का एनर्जी कमांडो लगा, ये बहुत पावरफुल है, किसी को भी गोली मार दे रहा है। मेरी बात सुन नहीं? कोई बोलेगा सर गवर्नर बहुत पावरफुल है, कोई बोलेगा सीएम बहुत पावरफुल है, कोई बोलेगा सांसद जी हमारे क्षेत्र में बड़े पावरफुल है। ये सारे जो पावरफुल लोग दिख रहे हैं ना, जितने भी पावरफुल ऑफिसर्स दिख रहे हैं, जितने भी पावरफुल बॉडीज दिख रहे हैं, जितने भी शक्तिशाली निकाय, जितनी भी शक्तिशाली इकाइयां दिख रही हैं,
उनमें शक्तियां आ कहां से रही हैं? हाँ, ये बोलो कन्या। संविधान जो है ये सारी शक्तिशाली निकायों का शक्ति का स्रोत है। क्या मेरी बात सुनाई? इसलिए सर्वोच्चता है। जिन चीजों को हम सर्वोच्च मानते नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, मुख्य न्यायाधीश हो, है ना, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सीएम ऑफ यूपी हो। मेरी बात नहीं, ये सारे के सारे लोग संवैधानिक दायरे में रहकर ही अपना कार्य कर सकते हैं। संविधान के बताए हुए, संविधान के गढ़े हुए खांचों में ही चल सकते हैं। संविधान में जो इनकी लाइन बनाई हुई है, समझ लो, गढ़े हुए खांचे में ही चलेंगे, उससे उधर नहीं जा सकते, उससे उधर नहीं जा सकते। ट्रेन देखे हो लाइफ में? नहीं देखे हो? ट्रेन किस पे? हवा में, रोड पे, पटरी पे देखे हो? कभी ऐसे नहीं गांव में चली गई अंदर तुम्हें बैठाने के लिए साइड से? हाँ, तो बस यही बात है। संविधान ही वो पटरी है जिसपे एक के बाद एक ट्रेन चल रही है। एक ट्रेन चल रही है प्रेसिडेंट की, एक ट्रेन चल रही है पीएम की, एक ट्रेन चल रही है डीएम की। समझ आ रहा है? ये सारे के सारे उतनी ही दूरी ट्रेवल कर सकते हैं। वही उनकी शक्तियों की, इनके शक्तियों का ना केवल स्रोत बल्कि साथ ही साथ इनके शक्तियों की लिमिट। समझ आ रहा है? इनके शक्तियों का ना केवल स्रोत बल्कि साथ ही साथ इनकी शक्तियों की पहुंच, इनकी शक्तियों की बाउंड्री भी कौन निर्देशित, भी कौन आदेशित, भी कौन तय कर रहा है? संविधान। तो संविधान वो पटरी है। समझा? क्या मेरी बात सुन रहे? इस पटरी से उतर कर जैसे गाड़ी नहीं चल सकती है, रेलगाड़ी, वैसे ये सारे संवैधानिक जो बहुत बड़े पावरफुल बॉडीज दिख रहे हैं, इतना बड़ा इंजन आ रहा है, भाग रहे हैं लोग, इंजन आ रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म वाले लोग खड़े हैं आराम से। उन्हें पता है गाड़ी चाहे कितनी भी तेज आए, समझा? ऐसा प्लेटफॉर्म पे नहीं, मतलब समझ आओ ना, पटरी से ही होकर जाएगी, प्लेटफॉर्म पे नहीं ऊपर जाएगी। क्या क्लियर है? चाहे कितनी भी बड़ी दिख रही हो, चाहे कितनी भी शक्तिशाली इंजन देख रहे हो, चाहे कितनी भी तेज आ रही हो, चाहे कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, उसे कोई मतलब नहीं। मेरी बात समझे? तो संविधान वो खांचा है जिससे ये सारी शक्तियां, जिससे सारे शक्तिशाली ऑफिसेस, समझ आ रहा है, जिससे सारे शक्तिशाली पद संचालित हो रहे हैं, इनकी शक्तियों का स्रोत है, इनकी शक्तियों का स्रोत है। क्या मेरी बात क्लियर है? और इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि केवल इनकी शक्तियों का स्रोत है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि इनकी शक्तियों के स्रोत होने के साथ साथ यह भी डिसाइड कर रहा है कि इनकी शक्तियां कहां पर जाकर खत्म हो जाए। क्या मेरी बात समझ? इसीलिए संविधान इंपॉर्टेंट। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या मेरी बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल क्लास में पिछली बार ये भाई है, तो ये पिछली बार की तरह क्यों नहीं है ये? बोर्ड तुम लोग जाओ, वाला उठा लो, ठीक है? कहां से? अरे अब ये सब करना पड़ेगा। चलो पहले ऐसे से ऊपर आता रहता, तो पता नहीं क्या होगा। चलो ये चीज क्लास में उस दिन बताई थी, पहले दिन क्लास में। अरे तो चलाना ही बड़ा सीख के आना पड़ेगा ना, क्रैश कोर्स करना पड़ेगा। बहुत ही गंदा बना दिया, लेकिन समझ लेना। आप तो समझ गए होंगे क्या है ये? अलादीन है, यही अलादीन है, अलादीन का ही चिराग है। बता चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है? तुमने अली बाबा और 40 सुना ही होगा, अलादीन का चिराग वाली कहानी पढ़ी होगी, है ना? अलादीन बहुत दुबला पतला था कि बहुत तंदुरुस्त था? दुबला पतला। बहुत शक्तिशाली था या शक्तिहीन था? शक्तिहीन था। बहुत पैसे वाला था या गरीब था? गरीब था। मेरी बात नहीं, राजा था या सामान्य आदमी था? सामान्य आदमी था। लेकिन बाई चांस एक दिन क्या हुआ, उसके हाथ में क्या लग गया? चिराग लग गया। मेरी बात नहीं, और उत्सुकतावश उसने चिराग को घिसा और चिराग से एक बड़ा विशाल काय, भीम काय आदमी, सलोनी जी समझ रहे हो ना?
ठीक है, एक आकृति, आदमी भी नहीं, एक आकृति निकली, समझा? अब इस आकृति को देखकर ये है तुम्हारा छोटा सा कौन, नन्हा सा कौन, अलादीन। इसे देखो और जिन्न को देखो, तो साइज में अंतर समझ में आ रहा है? अरे बोलो पल्लवी जी, कुछ अपने ऐसा लग रहा है अलादीन है? अरे नहीं, इतनी तो नहीं, ठीक है। देखो इधर, एकदम सकुचाया हुआ, एकदम परेशान, एकदम शक्तिहीन, एकदम गरीब, एकदम परेशान आदमी, समझ? एकदम बेबस लाचार, 2 हड्डी का। तुम्हारे बॉडी में 206, इसके में 200 ही रही होंगी, 6 गायब होंगी, डेवलप नहीं हुआ इसे। इसके हाथ में लग गया चिराग, इसने घिसा, इसका 100 गुना बड़ा आदमी, इससे 100 गुना पावरफुल, समझा? इससे 100 गुना अधिक शक्तिशाली आदमी सामने आ गया। अलादीन में कैसा लगेगा? है डर लगेगा भाई। आपके सामने कोई कितने भी अच्छी में पड़ा आदमी हो, समझा? आपके सामने ऐसे आ जाए कि भीम खान आदमी ऐसे गन रख के, कैसा लगेगा आपको? डर लगेगा, भले आपकी प्रोटेक्शन के लिए आए। मेरी बात समझ? तो अलादीन को भी क्या लगा? डर लगा। लेकिन अगले ही पल यह आदमी क्या बोलता है, जिन्न क्या बोलता है? बस यही तुम लोग को पता है, बाकी कुछ नहीं आता है, लेकिन ये कहानियां तुम लोग को याद आती है। जो हुक्म मेरे आका, तो अलादीन क्या कर रहा है? ऐसे देख रहे, बगल में किसे बोल रहा है, इधर भी देख रहा है किसे बोल रहा है, फिर दोबारा बोलता है जो हुक्म मेरे आका। फिर देख रहा है आसपास तो कोई है नहीं, लग रहा है मुझी को आका मान लिया। मेरी बात सुन रही? और मुझी को आका मान लिया, इसका मतलब बेटा मेरे कंट्रोल में रहेगा, मैं इसका मालिक हूं, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही ये कार्य करेगा, होगा बहुत पावरफुल। लेकिन इसका आका कौन है? मैं हूं। और अलादीन से पूछता है, ये तुम इतने महान, इतने पावरफुल हो, इतने शक्तिशाली हो, चाहो तो चुटकियों में मसल दो मुझे, छींक मारो तो मैं यहां से अफगानिस्तान जाके गिरूं। मेरी बात समझ? और तुम ये क्यों बोल रहे हो जो तुम मेरे आका? तो जानते हो ये क्या बोलता है, जिन्न क्या बोलता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? चिराग। चिराग जितना बड़ा है उतना बड़ा, उससे बड़ा चिराग बना दिया मैंने, ठीक है? अलादीन से बड़ा उसका चिराग है, ठीक है? तुम इतने पावरफुल हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे आका क्यों बोल रहे हो? क्या जवाब होता है जिन्न? कि जिसके पास चिराग रहेगा वो मेरा आका है, मैं उसी के अनुसार काम करूंगा। वो 1 हड्डी का है, 2 हड्डी का है, 4 हड्डी का, उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। वो जो बोलेगा, वो जो नियम कानून तय करेगा, वो जो समझाएगा, जो लिख कर देगा, मुझे उसी को पालन करना है। मेरी शक्तियां उसके बियॉन्ड नहीं है। उसी तरह एक देश की सरकार, क्या देश की सरकार आपकी जान ले सकती है? हाँ बिल्कुल ले सकती है, ऐसा मत सोचो नहीं ले सकती है। एक बम फोड़ेगी बस चले जाओगे, समझा? उसके पास ब्रह्मोस मिसाइल है, 10 लाख सैनिक है, सीबीआई है, ईडी है, पुलिस ऑफिसर है। किस हवा में वो सरकार आवाज नहीं सकती? अरे अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ठीक है? देश की सरकार क्या पावरफुल है? पावरफुल? अरे ब्राह्मणों से पाकिस्तान डर रहा है, चीन डरता है थोड़ा बहुत। मेरी बात सुन रहे? पता नहीं कितने टैंक है, पता नहीं कितने ज्यादा आर्मी के लोग हैं, 10 लाख 20 लाख, और इसी तरह पैरामिलिट्री फोर्स, इसी तरह पुलिस फोर्स, इसी तरह ईडी वाले, इसी तरह सीबीआई वाले, बच गए तो होम गार्ड, समझ रहे? सब कुछ है देश की सरकार के पास, पीएम के पास, सबका एक्सेस है। अरे देखो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग या जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, पहुंच गए, काला झंडा दिखा रहे। मेरी बात समझ? या बहुत सारे लोग, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी देश की सरकार को क्या अपनी बात मानने के लिए बाध्य कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है? ये चिराग। और ये चिराग क्या है? संविधान। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है? ये इतने सारे शक्तिशाली लोग, प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, डीएम, आईपीएस, आईएएस,
मिलकर भी, पल्लवी जी मिलकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं बिगाड़? कह रही है सर मुझे तो नहीं सुने आ रहे हैं, मेरी कौन सी दुश्मनी लोग से, मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि पल्लवी जी के पास क्या है? देश का संविधान है, और देश के संविधान के द्वारा ही, देश के संविधान के द्वारा ही इन सारी पावरफुल बॉडीज को अपनी पावर मिलेगी। मेरी बात सुनाई? ये सारी पावरफुल बॉडीज, ये सारे शक्तिशाली निकाय, समझ आ रहा है? अपनी पावर के लिए, अपने कार्य के लिए, अपनी संरचना के लिए और अपने होने के लिए भी किस पर निर्भर है? संविधान पर निर्भर है। वो संविधान लिखने का, बदलने का, उसे अमल में लाने का या उसे खत्म कर देने का अधिकार देश की जनता के पास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो एक बॉडी चाहे कितनी भी पावरफुल हो जाए, ना केवल उसके शक्तियों का स्रोत, समझ आ रहा है, संविधान है, और क्योंकि संविधान उसकी शक्तियों का स्रोत है, क्योंकि संविधान उसकी शक्तियों का स्रोत है, इसलिए बॉडी चाहे कितनी भी पावरफुल हो, संविधान से पावरफुल नहीं हो सकती। क्या मेरी बात क्लियर है? और ये स्रोत जो संविधान के अंदर है शक्तियों का, ये स्रोत आया कैसे? ये जो हमारी आस्था है संविधान को लेकर, जो हमारी मॉरलिटी है संविधान को लेकर, समझा? जो हमारा फेथ है संविधान को लेकर कि नहीं, संविधान हमारी जरूरत को पूरा करेगा, हम संविधान के अनुसार चलेंगे, हम भारत के नागरिक हैं, हम चाहे तो संविधान में कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ये संविधान हमें मानना है क्योंकि इसे हम ही ने लिखा है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जो आस्था है, जो मॉरलिटी है संविधान को, ये संविधान को सर्वोच्च लगातार बनाए रखती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया एकदम? चलो ठीक है, एक दो पॉइंट हो गए संविधान को लेकर, और डीप में नहीं जाएंगे। इसके अलावा एक बात और कहनी है, ठीक है? इसके अलावा ये वाली बात हो गई, नहीं बना दे रहा हूं। अरे यार, समझ गया ना क्या बना रहा हूं कि नहीं समझ पाए? एकदम नहीं बना क्या है? क्या है ये? ठीक है, ये ऐसे ही बनेगा, थोड़ा सा कोई आर्ट का टीचर थोड़ा हूं, ठीक है? लग रहा है ना मुर्गी? अरे कुछ कुछ तो लग ही रहा है, ठीक है? मुंह ज्यादा बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है? और इस मुर्गी ने, लेट सपोज यहां पर बना दे रहा हूं, ये क्या है मुर्गी की? अब समझ में आ जाएगा, अंडे। शाबाश। इन अंडों का नाम क्या है? चलो एक का नाम बताते हैं, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950। एक अंडे का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2024। 25 सही, 2024 में अमल हो गया ना? चलो कोई बात। भारतीय न्याय संहिता 2024। एक अंडे का नाम है ट्रिपल तलाक कानून। एक अंडे का नाम है मनरेगा। अब इसका नाम भी चेंज हो गया ना? जी बीबी राम जी, बीबी जी राम जी ऐसे करके, बीबी जी राम जी, ठीक है? मनरेगा भी शॉर्ट में लिख दिया, मनरेगा। तो समझ में आ रहे हैं अंडे बेसिकली क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये है क्या? ये अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के कानून है। मेरी बात सुनाई? अलग अलग प्रकार के अधिनियम है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सारे अंडे, ये सारे नियम, ठीक है, इनका संरक्षण कौन कर रहा है? संविधान। इनकी मदर कौन है? hen यानी मुर्गी। कौन है इनकी मुर्गी? संविधान। ये या तो इससे आए हैं और या फिर इसके द्वारा अच्छा, सारे बच्चे जो होते हैं कोई जरूरी है उसी मां बाप से हो, कुछ हो सकते हैं अडॉप्टेड भी हो। क्या मेरी बात क्लियर है? तो कुछ अंडे ऐसे हैं जो इसी संविधान से निकले हैं, कुछ ऐसे नियम कानून है जो इसी संविधान को पढ़कर बनाए गए हैं, उन्हीं के बेसिस पर बनाए गए हैं, और कुछ नियम कानून ऐसे हैं जो इस मुर्गी के द्वारा अडॉप्टेड। ये मुर्गी इनकी भी गार्जियन है। ये मुर्गी आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इनकी भी गार्जियन है। यानी जब ये मुर्गी थी नहीं, जब ये संविधान था नहीं, तब भी कुछ नियम कानून बनाए गए थे। जब ये संविधान था नहीं, तब भी कुछ नियम कानून बनाए गए थे। लेकिन संविधान आने के बाद उन नियम कानून का भी गार्जियन बन गया है जो नियम पहले से लिखे हुए। क्या मेरी बात क्लियर है? और जो उसके अनुसार भी लिखे हुए। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे नियम और कानून जो संविधान के अनुसार लिखे गए हैं, या संविधान से ही आए हैं, या संविधान ने उन्हें संरक्षण दिया हुआ है, भले वो संविधान के अपने नहीं है, लेकिन जिन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त। क्या मेरी बात क्लियर है? वही नियम और कानून इस देश में चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस देश में नियमों की केवल एक ही किताब है। क्या तुम्हारे कॉलेज के अपने नियम है? क्या तुम्हारी बैंक पासबुक पे कुछ नियम लिखे होते हैं? क्या तुम्हारे एडमिट कार्ड पे कुछ नियम लिखे होते हैं? समझा? क्या तुम्हारे पहचान पत्र में भी कुछ नियम लिखे होते हैं? मेरी बात समझ? तो बहुत सारी जगह पर नियम लिखे होते हैं। ऐसा नहीं है कि नियम केवल संविधान में लिखे हुए, लेकिन वो सारे नियम, उनकी मान्यता, उनकी वैधता, समझा रहे? उनकी सारी मान्यता, उनकी सारी वैधता अंततः कहां से आ रही है? संविधान। क्या मेरी बात क्लियर है? और ऐसा नहीं है कि अब ये मुर्गी रुक गई है, अभी और अंडे दे रही है। समझ आ रहा है? अभी और अंडे कौन से दिए? ये भारतीय न्याय संहिता नया एजेंडा है। मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई भी नया लॉ या कोई भी पुराना लॉ, समझ आ रहा है? इस देश में वही नियम कानून, वही अधिनियम, वही पुराने लॉ, वही नए लॉ, वही मान्यताएं और वही अंधविश्वास भी चल सकते हैं, वही धार्मिक कानून भी चल सकते हैं जो संविधान के दायरे के अंदर। मेरी बात समझ? जिस वक्त वो संविधान का दायरा क्रॉस करेंगे, जिस वक्त वो संविधान में लिखी हुई बातों का उल्लंघन करेंगे, उसी वक्त उन्हें कैंसिल कर दिया जाएगा। उनकी सारी पावर, भले ही आप 100 सालों से, भले ही आप 500 हजारों सालों से प्रैक्टिस कर रहे होगे, सती प्रथा है ना, बाल विवाह प्रथा, दहेज प्रथा, वॉटेवर। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ आ रही है? वो सारी चीजें तभी तक वैलिड है और उतनी ही वैलिड है जितना संविधान ने बता रखा। मेरी बात समझ? कोई दिक्कत नहीं है ना? इवन जैसे बता रहा हूं कि सामाजिक मान्यताएं, कुरीतियां भी वही कर सकते। भाई एक कुरीति थी, सुनो सलोनी जी, एक कुरीति थी, या सुना भी होगा अंधविश्वास, जिसमें लोगों को बलि दे देते। क्या मेरा क्लियर है? और एक अंधविश्वास, एक जनरल अंधविश्वास हम लोग के अंदर भी होता है क्या, कि बिल्ली रास्ता काट दी, वापस चलो, आज पॉलिटिक्स की क्लास नहीं करेंगे। समझा? इतना भी जरूरी नहीं है पढ़ना। मेरी बात समझ? अरे ऐसा मत करना, ठीक है? चलो ये भी ऐसा सुनो मेरी बात। एक अंधविश्वास ये है, लेकिन उस अंधविश्वास से बिल्ली रास्ता काटने वाले से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो करना अलाउड है। मेरी बात समझ? और
एक अंधविश्वास से, यानी कि वो जो बलि प्रथा है उससे नुकसान हो रहा है, किसी और का नुकसान हो रहा है, उसकी जान जा रही है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो चीज नहीं अलाउड है। मेरी बात सुनाई? तो वही धार्मिक रिवाज, वही अंधविश्वास, वही मान्यताएं, वही कानून, वही रूल्स एंड रेगुलेशन, चाहे कॉलेज का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे आपके गांव का हो, कि इस नल से केवल यही पानी पिएंगे, इस कुएं में और कोई नहीं जाएगा। समझा? ये सारे कानून, ये सारे नियम, इनकी वैधता वही तक संभव है जहां तक अलाउ कौन करता है? संविधान। जिस दिन ये संविधान में लिखे हुए चीजों को उल्लंघित, मतलब समझ रहे हो ना, जिस दिन ये संविधान में दिए हुए प्रोविजंस का, संविधान में दिए हुए, संविधान में दी हुई चीजों का उल्लंघन करेंगे, उस दिन से ये अमान्य घोषित होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और ये भी क्या एस्टैब्लिश कर रहा है, ये भी क्या बता रहा है कि संविधान ही क्या है? संविधान ही क्या है? सर्वोच्च। मेरी बात सुन भाई, कोई दिक्कत नहीं है? भारत देश में संविधान से ऊपर ना ही कोई धार्मिक कानून है, ना ही किसी समाज का कानून है, ना ही किसी संस्था का कानून है, समझ आ रहा है? और ना ही पीएम, ना ही सीएम, ना ही डीएम, ना ही कोई। मेरी बात सुन भाई, इन सबसे ऊपर, समझ आ रहा है? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं, किसी भी एक जगह का मौलिक मूलभूत कानून बोलते हैं, वो क्या बैठा हुआ है? संविधान। इधर समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और वो सारे नियम तभी तक चलेंगे जब तक वो संविधान से मैच कर रहे हैं, जब तक वो संविधान के अगेंस्ट नहीं होंगे, जब तक संविधान में लिखे हुए, जब तक संविधान में लिखी हुई बातों का वो किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं कर रहे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। अच्छा, इसके अलावा संविधान क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सरकार का ढांचा भी देता है ना? किसी एक देश में सरकार जो होगी वो कैसी सरकार होगी? सरकार के अंग कैसे काम करेंगे? उनकी शक्तियों का, जैसा बताया था बीच में, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा? ठीक है, शक्तियों का पृथक्कीकरण कैसे होगा? शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा? सरकार के अंग आपस में काम कैसे करेंगे? और सरकार का ढांचा कैसे होगा? उसकी संरचना क्या होगी? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसकी संरचना क्या होगी? ये सारी की सारी चीजें कहां पर लिखी होती हैं? देश के संविधान। फॉर एग्जाम्पल, भारत में किस तरह की शासन प्रणाली है? किस तरह की सरकारी व्यवस्था है? किस तरह की शासन प्रणाली? प्रधानमंत्री, अध्यक्षीय या संसदीय? संसदीय। क्या होता है संसदीय प्रणाली और क्या होता है अध्यक्षीय प्रणाली? भारत में किस तरह की प्रणाली, शासन प्रणाली, ये भी कौन डिटरमाइन कर रहा है? इसकी संरचना, इसका ढांचा कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। क्या मेरी बात नहीं? और संविधान के लिखे हुए अनुसार भारत में किस तरह की शासन प्रणाली है? संसदीय। लेकिन होती क्या संसदीय प्रणाली? बोलते किसे? इसमें संसद होती? हाँ, आपस में मिल जाए, मिले सुर मेरा तुम्हारा, कैसे मिल जाते हैं? हाथ मिला लेते हैं। हाँ हाँ, ये मिले हुए तो बोलो, अच्छा बात बोलो। और बताओ, और ट्राई करो। अरे परेशान मत हो, ऐसे कुछ चीजें पूछूंगा, कुछ तो क्लास में हुई है ना? कुछ क्लास हुई है ना भाई, कि नहीं हुई है? हुई है कुछ क्लास, बताओ इसको। और इसमें मिल जाते हैं सब, खिचड़ी। हाँ, इसमें दाल चावल भरता अलग अलग है, इसमें ये हाँ। मिले हुए क्यों बोल रहे हो? मिले हुए क्या होता है? नहीं तो कुछ बोलेंगे, बोल रही है, बताओ। शाबाश। हाँ,
किसमें? आपस में जुड़े रहते हैं। हाँ, मन से जुड़े हुए हैं। हाँ, संवैधानिक कैसी बात है? और बताओ। और हाँ हाँ, और इसमें लगे होते हैं, जुड़े होते। मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि हर एक आदमी जो विधायिका का हिस्सा है वो कार्यपालिका का भी हिस्सा हो गया है। वो नहीं है। हाँ, न्यायपालिका दोनों में अलग है। न्यायपालिका की बात भूल जाओ। और आगे बोलो। एक संसदीय प्रणाली किसे बोलते हैं और एक अध्यक्षीय प्रणाली किसे बोलते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन। संसद दोनों में नहीं होती क्या? इसमें अध्यक्ष है, मुझे तो लगा था इसमें अध्यक्ष है, इसमें संसद है? संसद होती है इसमें कि नहीं होती है? अध्यक्षीय वाले में होती है संसद, इसमें भी संसद इसमें भी होती है, लेकिन नियमों के बनाने में अध्यक्ष का रोल ज्यादा हो। क्या मेरी बात सुन रही? और अगर गलत नियम बना दिए उसने, अगर बाई चांस अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट ने अगर गलत नियम बना भी दिए तो उसकी जवाबदेही थोड़ी कम होती है। आप उसकी सरकार को ऐसे ही हिला नहीं सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? संसदीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, ठीक है। इस शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका है मुख्यतः वो समझो मेरी बात क्या बोल रहा हूं, विधायिका से निकल कर आती है मुख्यतः। इसका मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे कार्यपालिका के पद, इसका मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे कार्यपालिका के मेंबर विधायिका से ही आएंगे, लेकिन मुख्यतः कहां से आ रहे होते हैं? विधायिका से आ रहे होते। कार्यपालिका के मेंबर विधायिका से आ रहे होते। कार्यपालिका बोलते किसे हैं? अच्छा, गवर्नमेंट क्या है? सरकार क्या है? सरकार जिसे हम जनरल भाषा में बोलते हैं वो एक विधायिका है या कार्यपालिका है या न्यायपालिका? जिसे हम जनरल भाषा में सरकार बोल रहे हैं वो कैसी बॉडी है? उसके पास विधायी शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं या न्यायिक शक्तियां हैं? कार्यकारी शक्तियां। वेरी गुड। सरकार, जब हमें नॉर्मल भाषा में सरकार बोलते हैं ना, ठीक है, तो हमारा मतलब होता है हम कार्यपालिका की बात करते हैं। जब नॉर्मल भाषा में हम सरकार बोल रहे हैं तो असल में हम उन मंत्रियों के समूह की बात कर रहे हैं जिसे देश का प्रधानमंत्री लीड कर रहा है। जिसका लीडर कौन है? देश का प्रधानमंत्री। क्या मेरी बात क्लियर है? मंत्रियों का वह समूह जिसका लीडर प्रधानमंत्री है, जिसे हम मंत्री परिषद करके बोलते हैं। असल में उसी को सरकार बोलते हैं जनरल आम बोलचाल की भाषा में। जब बोलते हैं सरकार गिर गई, सरकार ने ये कर दिया, सरकार का ये मन है ये वाला बिल लाने का, तो असल में हमारा क्या मतलब होता है? कार्यपालिका या कार्यपालिका से भी क्या मतलब होता है? मंत्री परिषद का समूह। क्या मेरी बात क्लियर है? और इस मंत्री परिषद के समूह में, समझो मेरी बात, जो मंत्रियों का समूह उसी को मंत्री परिषद बोल रहे हैं। इस मंत्री परिषद के समूह में मंत्री बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर बनना पड़ेगा। समझ आ रहा है? कहीं से भी आपको सांसद बनना जरूरी है। एक अगर आप सांसद ही नहीं है तो आप मंत्री नहीं बन पाए। मेरी बात सुन रहे? यानी मंत्री बनने से पहले आपको विधायिका का हिस्सा बनना पड़ेगा। क्या मेरी बात सुनना है? कोई दिक्कत नहीं है ना? केंद्र के स्तर की विधायिका को हम क्या बोलते हैं? संसद। केंद्र के स्तर की विधायिका को हम क्या बोल रहे हैं? संसद। तो आपको उस संसद का मेंबर बनना ही बनना पड़ेगा, तभी आप क्या बन पाएंगे? मंत्री बन पाएंगे। हो सकता है मंत्री के रूप में आप बना दिए गए हों, लेकिन अगर बना दिए गए हैं तो 6 महीने के अंदर ही आपको विधायिका में सांसद बनकर आना पड़ेगा। चाहे राज्यसभा का सांसद हो, चाहे लोकसभा का सांसद हो, कहीं ना कहीं का सांसद होना चाहिए। यानी हमारे यहां, समझो मेरी बात में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, हमारे यहां
कार्यपालिका या जिसे हम सरकार बोल रही है या जिसे हम मंत्री परिषद बोल रहे हैं, असल में उसने जन्म कहां से लिया? विधायिका से। विधायिका इज द मदर ऑफ कार्यपालिका। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? हमारे यहां एक संसदीय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली को बोलते हैं जहां पर जो कार्यपालिका निकल कर आ रही है, मुख्यतः बन रही है, वो विधायिका में से ही बन रही है, क्योंकि मंत्री बनने के लिए न्यूनतम एक योग्यता चाहिए। वो क्या चाहिए? कि आपको सांसद तो होना ही पड़े। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात सुन, इसी को बता रही थी मिले हुए, है ना, अपनी भाषा में बोल रही थी कि जो विधायिका के लोग हैं वो सरकार से मिले हुए हैं, इस तरह बता रही थी। ये जरूर मिल गए आपस में। मिलने का मतलब था कि पहले वो विधायिका में आए हैं सेलेक्ट होकर, और उसके बाद ये एक चांस बनता है कि वो मंत्री बन जाए। पहले वो सांसद बने हैं, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, और उसके बाद एक चांस है कि वो मंत्री के रूप में नामांकित हो सकते हैं। मेरी बात सुनना है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दोबारा से बोलो, ध्यान से सुनो। जिसे नहीं आ रहा वो कुछ नोट भी कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे हैं जिनका ये बेसिक बना हुआ है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो कुछ नोट भी कर सकते हो। सरकार किसे बोल रहे हैं? मंत्री परिषद को। इस मंत्री परिषद का लीडर कौन है? प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? असल में मुख्यतः यही कार्यपालिका है, और ये कार्यपालिका के लोग जो असल में किसी कार्य के क्रियान्वयन, किसी योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, चाहे मनरेगा हो चाहे कोई भी योजना। मेरी बात सुन, सारे के सारे बनाए हुए लॉ, सारे के सारे बनाए हुए अधिनियम, सारी की सारी बनाई हुई चीजें जो कि विधायिका में बन रही हैं, जो कि देश के संसद में बन रही हैं, उन्हें असल में क्रियान्वित कौन करेगा? मंत्री। मेरी बात सुनो, इसीलिए से क्या बोल रहे हैं? कार्यपालिका। लेकिन ये कार्यपालिका के लोग शुरुआत में क्या थे? सांसद। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी बात सुन, शुरुआत में ये विधायिका का अंग थे, पहले ये विधायिका का अंग बने, समझ आ रहा है? और उसके बाद ये बन पाए क्या? मंत्री। उसके बाद ये कार्यपालिका का अंग बना। मेरी बात सुनना है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अगर मुझे डिजाइन में बनाना हो तो कुछ ऐसे बना सकते हैं। देश में जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली की जो शासन व्यवस्था है, उसका ढांचा कुछ ऐसे। न्यायपालिका तो एकदम अलग है, नगर पालिका में लिख लेना, ठीक है? न्यायपालिका है जुडिशरी, ठीक। और ये है देश की विधायिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेचर। और इस विधायिका के अंदर है कार्यपालिका। ठीक है? और इसे कौन लीड कर रहा है? इस कार्यपालिका, यानी कि ये कार्यपालिका है क्या असल में? मंत्री परिषद। ठीक है? और इसे लीड कौन कर रहा है? इसका हेड पे कौन बैठा है? प्रधानमंत्री। और सबके सर पर कौन बैठा है? ऐसा बोलोगे तुम लोग? सबके सर पे बैठा राष्ट्रपति? सोचते नहीं है बार बोलने से पहले? केस हो जाएगा तो बचाने नहीं आएगा। चल, सबके ऊपर कौन बैठा है? राष्ट्रपति। कोई दिक्कत नहीं है ना? इतनी बात सुन नहीं? ये संसदीय ढांचा है, सुनना, ये संसदीय शासन प्रणाली चल रही है हमारे यहाँ, जिसमें आप देख सकते हो कि विधायिका के अंदर से कौन निकला है? कार्यपालिका। कार्यपालिका की मंत्रियों का समूह, जिसे मंत्री परिषद भी बोलते हैं। इस मंत्री परिषद के समूह को कौन लीड करता है? प्रधानमंत्री लीड करता है। और सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति, है ना, जिसे देश का प्रथम नागरिक या देश का सर्वोच्च नागरिक बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? देश का प्रथम नागरिक बोल लो, या क्या बोल सकते हो? हेड ऑफ स्टेट।
हेड ऑफ स्टेट मतलब क्या होता है? राज्य का अध्यक्ष, राज्य का प्रमुख। क्या संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही आदमी है? सरकार किसे बोल रहे थे? है? मंत्रिपरिषद को ना, अभी तो बताया। सरकार किसे बोल रहे थे? मंत्रिपरिषद को। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन था? प्रधानमंत्री। यानी कि एक संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का प्रमुख और राज्य यानी कि देश का प्रमुख अलग अलग व्यक्ति होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? दोबारा बोलूं, एक संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रमुख अलग आदमी यानी पीएम यानी प्रधानमंत्री और देश का प्रमुख अलग आदमी यानी राष्ट्रपति होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे बोला करो, इतना समझ आ गया? ये कौन सी प्रणाली में है? संसदीय प्रणाली में। संसदीय प्रणाली में भी संभव। अध्यक्षीय प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। अध्यक्षीय प्रणाली में अभी ऊपर बनाया, छोटे से आप बना दे रहा हूं, है ना? जो तीनों सरकार के अंग है यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों बिल्कुल अलग होते हैं। यानी कि विधायिका का कोई आदमी कार्यपालिका में काम नहीं करेगा, कहां से आएगा? चलो ठीक है, बर्बाद लो भाई, तुम लोग दो। चलो ठीक है, देखो इधर ओवर कर दे। आपका एक लेक्चर कंप्लीट हो गया, उसके बाद 2 लेक्चर 5 मिनट जाएगा। ब्रेक दे दें? 4:30 बजे को दूसरा खत्म हो जाएगा तुम लोग का ना? नहीं 5:30 बजे खत्म होगा। यस सर। ठीक है, जाओ फिर। ठीक है, पढ़ाऊंगा तो ही, और जा नहीं रहा हूं मैं, अभी पढ़ाऊंगा इसे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसे नोट करके जाना। ठीक है।